स्टार्ट करें। हमारा सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज क्या करना है हमें? आज करना है हमें न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्लास कौन सी है? हमने 6 क्लास कंप्लीट कर ली सॉल्यूशन की। उसमें सब टोटल बेसिक थ्योरी क्या आएगा, मैं ये भी बता रही हूँ उसके साथ साथ में क्या आएगा बोर्ड में, क्या नहीं आएगा, किस टाइप से पढ़ना है, अच्छे से वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम हमें करना क्या है? हमें करना न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में सी बात है, सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है क्यों? क्योंकि हम न्यूमेरिकल करते टाइम कहीं ना कहीं पे ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मीन्स अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी हुई है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं 2-4 पॉइंट समझाऊंगा। एक वीडियो में मैंने बताया भी था शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये होता है, 2-3 अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग करनी है 2-3 पॉइंट्स को, उसके बाद न्यूमेरिकल में मानता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूमेरिकल वैसे तो हार्ड ही होते हैं, सी बात है, सबको हार्ड लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक बात बताओ कि मान लिया कि कोई रास्ता हमारा क्या है, हमारा रास्ता कोई हार्ड है, तो सीधी सी बात है कुछ माइंड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं उसे, अरे इजी भी तो कर सकते हैं ना। हम वही कोशिश करेंगे कि उस हार्ड चीज को हम क्या करें, एक इजी वे से समझें अच्छे से। ठीक है, और उसमें क्या होगा, उसे इजी करने के लिए हमें 2-3 पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। जैसे मान लो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है मेरा नेम है रियाज। ठीक है, तो ये क्या है, ये फुल नेम है मेरा। ठीक है, और शॉर्ट नेम कैसे दिखाएंगे इसको? शॉर्ट नेम दिखा देंगे हम आर से। ये तुम यूज भी करते हो। मैंने बोला कि फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है चाहे बायोलॉजी है, हम क्या करेंगे उसे बेसिक बेसिक तरीके से पढ़ेंगे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो अच्छा समझ में आता है। सीधी सी बात है, आप इस तरह का यूज करते हैं नहीं करते? करते हैं ना, क्योंकि स्टेटस वगैरह पे आप लगाते हैं। सीधी सी बात है, शॉर्ट नेम का यूज करते हैं। तो आपको समझ आता है, एक होता है लॉन्ग नेम और एक होता है शॉर्ट नेम। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे केमिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे इसने बोला मोलरता। क्या बोला? यहाँ पे बोला उसने मोलरता बोला, मोलरता। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मोलारिटी। मोलारिटी, यही तो बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको समझो, यहाँ पे ये क्या है इसका, यहाँ पे ये क्या है इसका, फुल नेम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट नेम से किससे दिखाते हैं? एम से। ठीक है, इस पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से करनी है और समझना है क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमें पता है इसे मोलारिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि सिंबल कभी भी हिंदी में यूज नहीं होते हैं, उसे इंग्लिश में यूज करना पड़ता है। तो क्या करना है आपको, आपको अच्छे से फोकस करना है कि शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम क्या होते हैं। आपको पता भी इसी बात, आप यूज भी करते हैं इसका, कि लॉन्ग नेम क्या होता है, फुल चीज को बताया जाता है वो लॉन्ग होता है, और उसे सिंबल से किसी से शो किया जाता है वो शॉर्ट होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपना इंडिया का जो तिरंगा है, तो क्या शो करता है वो? इंडिया को शो करता है। तो पूरी इंडिया को तो नहीं दिखाते, हम सिंबल से शो कर देते हैं कि ये क्या है, इंडिया है। यहाँ तो समझ आ रही है? तो लॉन्ग नेम शॉर्ट नेम हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जैसे हिंदी में हम बोलेंगे उसे मोलरता, इंग्लिश में मोलारिटी बोलते हैं। अगर इसको शॉर्ट में शो करना तो हम किससे शो करेंगे? एम से शो करेंगे। आप समझना है क्यों सीख रहे हैं इस चीज को, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो लॉन्ग नेम बोलता है। न्यूमेरिकल में क्या बोलता है वो? लॉन्ग नेम बोलता है। आपको उसकी वैल्यू को नोट करना है किसमें? शॉर्ट नेम। यहाँ तो समझ आ रही है? क्या करना है आपको वैल्यू को? शॉर्ट नेम में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो लॉन्ग नेम में नहीं होते, वो शॉर्ट में होते हैं। जैसे मोलरता का फॉर्मूला हमारा ये होता है, m इज इक्वल टू n अपॉन v, होता है ना। तो लॉन्ग नेम में थोड़ी है, ये किसमें? शॉर्ट नेम में, क्योंकि यहाँ पे m किसको शो कर रहा है? समझ में आ रही है ना? m क्या है हमारा? शॉर्ट नेम में। शॉर्ट नेम है ना किसका? मोलरता का। तो न्यूमेरिकल्स में क्या बोलेगा? न्यूमेरिकल में वो बोलेगा मोलरता। आपको पता होना चाहिए मोलरता को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एम। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे स्मॉल एन है, स्मॉल एन है ना, तो स्मॉल एन क्या है? शॉर्ट नेम है। इसका लॉन्ग नेम क्या है? देखो, ये होती है विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या। यहां तो समझ में आ रही है? ये क्या है? विलय के मोलों की संख्या। तो ये क्या हुआ? इसका लॉन्ग नेम हुआ। इसे शॉर्ट में किससे शो करते हैं हम? एन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वी क्या होता है? वी होता है विलियन का आयतन। क्या होता है? विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन। ये क्या हुआ इसका? ये हुआ इसका लॉन्ग नेम, और शॉर्ट नेम क्या हुआ इसका? वी। समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं समझाना चाह रही हूँ कि किसी चीज को शॉर्ट में और लॉन्ग में किस तरह से शो करते हैं। आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में वो क्या बोलेगा? लॉन्ग नेम। क्या बोलेगा? लॉन्ग नेम। उसके शॉर्ट नेम को पहचान के आपको नोट डाउन करना है, जैसा अभी क्वेश्चन करेंगे आपने। तो ये पॉइंट तो समझ आ गया ना?
कि शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम का यूज होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो लॉन्ग नेम देता है और हमारे फॉर्मूले में क्या होते हैं, शॉर्ट नेम होते हैं, इसलिए हम लॉन्ग नेम को शॉर्ट नेम में कन्वर्ट करके वैल्यू को नोट डाउन करते हैं। यहाँ तक पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है हमें, जैसे आप जनरली क्या करते हैं, जनरली आप सोचते हैं कि अगर इस काम को किया जाए तो कैसे करें। जैसे मान लो तुम्हें फोन लाना है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, आप हिसाब लगाएंगे कहाँ से लाएं कैसे लाएं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या करना है, न्यूमेरिकल में जैसे आप फैमिली में हिसाब लगाते हैं ना, बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पे भी हिसाब लगाना है कि किस चीज को लाना है, किस चीज की कमी है और कहाँ से ला सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। फिर क्या करना है, जैसे मान लो एक कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है, 3 टाइप की कैलकुलेशन होती है ओनली। कितने टाइप की, 3 टाइप की। देखो होता क्या है, दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि जैसे मान लिया हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला मॉलरता से ही समझ लेते हैं पॉइंट को। तो ऐसे मान लो कि हमारा फॉर्मूला m इज इक्वल टू n अपॉन बी। यहां तक समझ आ रही है। ऐसा भी हो सकता है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में कितनी डिजिट दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। देखो क्या है यहाँ पे, मोलरता, विलय के मोलों की संख्या, आयतन। सबसे बड़ा डाउट ये होता है बच्चों को, बच्चे ये सोचते हैं कि वो हमेशा किसको पूछेगा, मोलरता को ही पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डाउट को क्लियर करना, क्योंकि जब हम छोटे हैं ना तो हम भी यही सोचते हैं कि वो क्या पूछेगा, इसे ही पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। इस फॉर्मूले में कितनी डिजिट दे रखी है, 3, ठीक है ना। तो वो 3 में से किसी को भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है m को पूछे, उसकी मर्जी है n को पूछे, उसकी मर्जी है b को पूछे। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है ना, कि वो इसमें से किसी को भी पूछ सकता है। मान लिया इसमें 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, उससे मतलब नहीं है, आपको तो पता है कि जो भी फॉर्मूले में होगा उसमें से वो किसी भी डिजिट को पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट क्लियर है ना, पहला पॉइंट ही क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन वाला। देखो कैलकुलेशन में होता क्या है, सेकंड पॉइंट समझ गए। कैलकुलेशन में 3 टाइप से वो वैल्यू को डिफाइन कराता है, 3 टाइप से। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दे रखा है उसने, एक क्वेश्चन दे रखा है और उसने क्या डिफाइन करा है इसमें, एन उसने दे रखा है, एन उसने क्या दे रखा है, मान लो कि 1 दे रखा है एन उसने, ठीक है। और v की वैल्यू भी दे रखी है उसने, मान लिया कि इसने 2 दे रखी है v की वैल्यू, राइट। और उसने क्या किया, m को फाइंड कराया। किसको फाइंड कराया, तो फर्स्ट टाइप ये होता है इसका कि इसमें उस वैल्यू को फाइंड कराता है जो ऑलरेडी अलग है। समझ रहे हो आप, ऑलरेडी अलग है, क्योंकि आप जिसकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे उसे क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, बाकी को। एक चीज समझो यहाँ पे, एक चीज और समझो यहाँ पे कितनी साइड दिख रही है आपको, यहाँ पे कितनी साइड दिख रही है, 2 साइड दिख रही है, सीधी सी बात है। एक ये साइड है और एक ये साइड है, 2 साइड दिख रही है ना, सीधी सी बात है। हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे क्या करना है, उसे एक साइड करना है, ठीक है। अरे एक साइड करोगे तभी तो पता चलेगा ओनली इसकी वैल्यू है ये। अगर दो मिक्स होंगे, तो क्या मतलब होगा उसका, उसका मतलब ये होगा इन दोनों की वैल्यू है ये। तो जिसकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे उसे क्या करना है, हमें एक साइड करना है। मान लिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम फाइंड करना है और एम ऑलरेडी क्या है, एक साइड है, तो क्या इसे अलग करने की जरूरत पड़ेगी। मान लो कि 4 भाई है और चारों क्या है, वो पहले से ही अलग है, तो क्या उन्हें दोबारा अलग करोगे, अरे जो अलग है उसे अलग क्यों करेंगे, सीधी बात है। तो फर्स्ट कंडीशन ऐसी होती है कि वो जिसकी वैल्यू पूछता है ऑलरेडी वो अलग होता है, तो हमें अलग नहीं करना होता। फिर क्या करना होता है, डायरेक्टली वैल्यू लगाएं हम यहाँ पे, क्या करें, डायरेक्टली वैल्यू लगाएं यहाँ पे और फाइंड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। यहां तक समझ आ गया। पहला स्टेप होता है क्वेश्चन पूछने का उसका ये, कि जिसकी वैल्यू वो पूछता है वो ऑलरेडी अलग होता है, तो उसे अलग करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकाल देना। फर्स्ट समझ में आ गया। इसका सेकंड जो टाइप होता है वो होता है ये, कि मान लो फर्स्ट टाइप समझ में आ गया ना, सेकंड टाइप इसका ये होता है। देखो ये फर्स्ट पॉइंट था अपना और ये सेकंड पॉइंट था, ये पढ़ना है अपने थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट का कौन सा स्टेप सीखा हमने, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जिसकी वैल्यू वो डिफाइन कराएगा, सीधी बात है ऑलरेडी अलग होगा वो। अब देखो इसका सेकंड स्टेप देखेंगे हम। सेकंड स्टेप में क्या है, मान लिया यहाँ पे उसने m की वैल्यू दे दी। मैंने बोला है ना कि यहाँ पे फॉर्मूले में वो किसी की भी वैल्यू दे सकता है, किसी की वैल्यू डिफाइन करा सकता है, वो उसकी उसकी हटके क्या पूछेगा वो। यहाँ पे मान लिया उसने m की वैल्यू दे दी, m बोला उसने कि यहाँ पे कितना है, m 0.2 है, राइट। और b उसने बोला कि b यहाँ पे क्या है, b बोला उसने कि 2 है, ठीक है। अब उसने बोला कि आप n की वैल्यू डिफाइन करो, किसकी वैल्यू डिफाइन करो, n की, ठीक है।
अब देखो क्या होता है, मैंने बोला कि उसने, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू n अपॉन v। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप अपना बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि जिसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं ऑलरेडी वो अलग ही होता है और हम वैल्यू रख के निकाल देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बोला था आपसे कि वो तीन में से किसी की वैल्यू डिफाइन करा सकता है, पहले उसने m की करा ली, इस बार क्या उसके मूड में आया, उसके माइंड में आया कि हम क्या करें, हम क्या करें कि अब के हम क्या कराते हैं, n की वैल्यू फाइंड कराते हैं, क्योंकि करा तो वो किसी भी की सकता है, तो उसने सोचा कि n की वैल्यू फाइंड कराए। तो मैंने बोला ऐसे मत किया करो, पहले वैल्यू रखो, ठीक है, फिर उसके बाद इधर उधर करो। क्या करो, आप पहले फॉर्मूले को इजी कर लो, क्या करो, पहले फॉर्मूले को इजी कर लो। मैंने बोला न्यूमेरिकल इसलिए हार्ड होते हैं क्योंकि करने का तरीका थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट नहीं करनी है, जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी है उसको पहले एक साइड करना है, फिर उसके बाद वैल्यू रख के उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। माना हमें किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, यहाँ पे देखो इसकी डिफाइन करनी है। क्या ये अकेला है, साझे में है ना, देखो साझे में, यहाँ पे एन और वी क्या है, दोनों साझे में है, सी बात है। हमें पता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको अलग करना पड़ेगा पहले, तो क्या करें, एन को अलग करना पड़ेगा, वैल्यू नहीं रखनी है, पहले हम अलग कर लें जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। अब क्या होगा, देखो यहां पे क्या होगा, हम एन को अलग कर देंगे, बाकी को क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि जिससे अलग करेंगे, अलग का मतलब यही तो होगा वो अकेला होगा उस साइड में, बाकी सब क्या होंगे, दूसरी साइड में होंगे, राइट। तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे दो साइड होती है, एक साइड तो ये है और एक साइड हमारी ये, दो साइड है ना। अब देखो सेकंड स्टेप है, अगर हमें किसी की वैल्यू फाइंड करनी है और वो किसमें, सेकंड साइड में, दूसरी साइड में और ऊपर है, समझो। पहला स्टेप क्या था, जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे वो ऑलरेडी अलग था, तो उसका करने का तरीका ये होता है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा स्टेप ये है कि जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, पहली बात तो वो साझे में है किसी की, ठीक है ना, और दूसरी क्या है, दूसरा ये है कि वो दूसरी साइड में और ऊपर है, यहाँ पे समझो क्या है ये, दूसरी साइड में और ऊपर है। तो सीधी सी बात है, जब ये करते हैं हम तो क्या करना है, हमें इसे एन को इसी साइड रहने देना है, और जो इसके साझे में है ना उसे अलग कर दो, उसे क्या कर दें, अलग कर दो। तो v क्या होगा, आपको पता है उल्टा हो जाता है जब दूसरी साइड जाता है, अभी तो समझा रहे हो साइड वाइज, दो साइड है इसकी, अगर साइड चेंज करेगा तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे किस में है ये, डिवाइड में ना, तो यहाँ पे क्या पूछेगा, मल्टीप्लाई में, ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अलग हो गया ना, बिल्कुल। अब हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, आपको ये तो पता है कि इसका मीन्स क्या होता है, चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे इसको ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। जैसे दो बच्चे हैं, मैं बोलूं फर्स्ट बच्चा बिल्कुल सेम है सेकंड बच्चे की तरह, या मैं ये बोल दूं सेकंड बच्चा सेम है फर्स्ट बच्चे की तरह, बात तो एक ही हुई। यहाँ पे ये बोल दो कि m इंटू बी बराबर है n के, या ये बोल दो n बराबर है m इंटू बी के, बात तो एक ही है। तो आप इसको ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो सेकंड स्टाइल क्या है हमारा, सेकंड सेकंड जो स्टाइल है इसका क्वेश्चन करने का, वो ये है कि जिसकी वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, फर्स्ट बात तो वो दूसरी साइड है और ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या किया, हमने सेलेक्ट कर लिया जिसके डिवाइड में था और मल्टीप्लाई में भेज दिया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करके फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अगर पहले वैल्यू पुट करोगे फिर इधर इधर भेजोगे ना, तो क्या होता है उससे मिस्टेक होती है बहुत ज्यादा। तो क्या करेंगे, अब वैल्यू हम रख सकते हैं ना यहाँ पे, अब वैल्यू रख दो, m की वैल्यू कितनी दी है उसने और v की वैल्यू कितनी दी है, मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आएगा 0.4, समझ में आ गया। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, कि जिसकी वैल्यू आप डिफाइन करने वाले हैं वो दूसरी साइड है और ऊपर है। तो एक स्टेप और बचा हुआ है इसमें, दो स्टेप क्लियर हो गए। पहला स्टेप क्या था कि जिसकी वैल्यू आप डिफाइन कर रहे वो ऑलरेडी अलग था, दूसरा स्टेप था कि जिसकी वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हैं पहली बात तो वो दूसरी साइड है और किसी के साझे है वो, तो उसे क्या कर लो, अलग कर लो, ठीक है। एक स्टेप और बचा हुआ, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या, देखो अगर थर्ड स्टेप इसका ये है कि आप जैसे मान लो कि उसने m दे रखा है, m दे रखा है 0.5 दे दिया, और उसने क्या दे रखा है, n भी दे रखा है, क्या दे रखा है, n भी दे रखा है, n मान लिया कि यहाँ पे 0.3 है, राइट, यहाँ समझ में आ गया। और उसने डिफाइन कराया कि v की वैल्यू बताओ, आप किसकी वैल्यू बताओ, v की वैल्यू बताओ। तो देखो इस बार क्या किया उसने, जिसकी वैल्यू वो डिफाइन कर रहा है पहली बात तो वो क्या है, दूसरी साइड है, देखो v दूसरी साइड है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो आप ऐसे ही लगाएंगे, m इज इक्वल टू एन अपॉन वी, ये तो लगाएंगे। पहली बात देखो क्या है, ये फर्स्ट साइड होती है सेकंड साइड होती है, पहली बात तो वो दूसरी साइड है और नीचे नीचे है ना, और क्या है वो देखो n के साजे में, सी सी बात है। तो मैंने बोला अगर किसी के साजे में होगा आप क्या करोगे, उसको बिल्कुल अलग कर दोगे।
बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो, उसे रहने देना बिल्कुल अकेला। तो क्या करें, देखो यहाँ पे जब इस स्टाइल से दिए हो तो आप क्या करो, इसमें बस कुछ नहीं करना, इसको एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज हमें तो अलग करना है इसको, सीधी सी बात है। एक्सचेंज का मीन्स वी को यहाँ पे लेके आओ और एम को यहाँ पे लेके आओ, तो हो गया ना अलग। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप ऐसे कर सकते हैं। समझ आ गए तीनों? तीन ही स्टेप होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने के, तीन ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है जिसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं आप, वो ऑलरेडी अलग होता है। दूसरा स्टेप होता है कि जिसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं वो दूसरी साइड होता है और ऊपर होता है। और तीसरा स्टेप होता है जिसकी वैल्यू आप डिफाइन करते हैं वो दूसरी साइड होता है और नीचे होता है। बस तीन ही स्टेप होते हैं। ठीक है, इन तीनों स्टेप को अच्छे से समझना है। और यहाँ पे क्या है, तीनों स्टेप समझ में आ गया ना? क्या पॉइंट सीखे हमने? फर्स्ट सीखे शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम, ठीक है ना? और यहाँ पे सेकंड स्टेप में सीखा किसी फॉर्मूले को कोरिलेट किस तरह से करते हैं। और थर्ड स्टेप में सीखा कि हम कैलकुलेशन किस तरह से करके किसी की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है ना? इसे नोट डाउन करो। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये पॉइंट तो समझ आ गया ना? अब करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के। अब यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब देखो ये क्या है, फुल नेम दे रखा है, फुल नेम दे रखा है ना मोलरता। शॉर्ट नेम क्या होता है इसका? एम। तो इसका मींस एम की वैल्यू डिफाइन करनी है आपको। देखो शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम का यूज करके आपको अच्छे से करना है। ये हो गया कीजिए, मतलब आपको एम की वैल्यू डिफाइन करनी है। उसके बाद देखो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो घुला है, घुला है ना? कौन घुला है? मैंने वहां पे बताया था, जो घुलता है वो क्या होता है? जो घुलता है वो क्या होता है? विलय होता है ना? तो विलय कितना है यहाँ पे? पहली बात तो वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था, जो घुलता है वो विलय होता है। ठीक है ना? जो घुलता है वो विलय होता है। तो विलय क्या हुआ यहाँ पे? विलय हुआ NaOH, और कितनी मात्रा हुई इसकी? तो सीधी सी बात है, विलय की मात्रा। देखो शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम को अच्छे से समझना, विलय की मात्रा, ये विलय की मात्रा तो हुई क्योंकि जो घुलेगा उसे विलय कहते हैं। तो विलय की मात्रा हुई, और विलय की मात्रा को किससे दिखाते हो आप? स्मॉल w से। मैंने बताया था किससे दिखाते हैं हम? स्मॉल w से। मैं पहले क्वेश्चन में आपको लिख के भी दे रहा हूँ शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम एक साथ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, विलय की मात्रा हुई स्मॉल w, कितनी वैल्यू है इसकी? 5 ग्राम, 5 ग्राम। अब आगे क्या बोला है? ये बोला है उसने 450 ml। पहली बात तो ये ml में दे रखा है, और क्या है ये? बिलियन में घुला है। तो क्या हुआ ये? बिलियन का आयतन। किसका आयतन? बिलियन का आयतन। तो सीधी सी बात है, ये क्या है? बिलियन, बिलियन का आयतन। आयतन किसे शो करते? शॉर्ट नेम क्या है इसका? V। तो यहाँ पे देखो इस तरह से कोरिलेट करके अच्छे से पढ़ना आपको। समझ में आया कि लॉन्ग नेम शॉर्ट नेम का क्या होता है? मैंने बोला था ना कि वो न्यूमेरिकल्स में लॉन्ग नेम देता है, आपको वैल्यू को शॉर्ट नेम में छांटना है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए लॉन्ग नेम शॉर्ट नेम एक साथ कंबाइंड करा के कराऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये हो गया। अब देखो करते क्या है हम, फिर क्वेश्चन करने का तरीका देखो क्या करते हैं हम। करते क्या है हम ये करते हैं, हम देखते हैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सब आते हैं। देखो बिल्कुल जनरल, समझ में आ रहा है? बिल्कुल जनरल तरीके से आपको समझना है। मैंने बोला जैसे आप फैमिली में हिसाब लगाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हिसाब लगाना है। आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सब आते हैं। ठीक है, अब देखो करने का तरीका ये है, फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला हमारे पास मोलरता का क्या है? मोलरता का क्या है बताओ? एक तो हमारे पास N/V, ये है ना, ये लीटर में। देखो हिसाब लगाना है आपको मेरे साथ साथ। एक है हमारे पास M इज इक्वल टू N/V, यहाँ पे V क्या है? ml में, इंटू 1000। ठीक है, एक है हमारे पास M इज इक्वल टू W/M इंटू V, लेकिन ये लीटर में। और एक है हमारे पास W/M, V क्या है? ml में इंटू 1000। समझ में आ गया? अब देखो करना क्या है, आपको सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। और मैंने आपको सिखाया था लेक्चर में भी कि यहाँ पे इसी फॉर्मूले से ये सब फॉर्मूले बने हैं, इसी फॉर्मूले से ये सब फॉर्मूले बने। अब देखो क्या होगा, जब आपको सब फॉर्मूले याद होंगे तो आप एकदम कोरिलेट कर देंगे कि कौन सा फॉर्मूला ऐसा जिसमें ये सब आते हैं। देखो पहले में तो नहीं आते। पहली बात तो ये दोनों लीटर में, देखो और लीटर वाला लगाना नहीं अपने को, तो ये दो तो कैंसिल हो गए क्योंकि ml में दे रखी है वैल्यू।
अब बचा हमारे पास ये ml का और ये ml का। इसमें देखो क्या इसमें सब आ रहे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, नहीं आ रहे ना, तो ये भी यूज नहीं होगा। तो कौन सा यूज होगा, ये यूज होगा। ऐसे अच्छे से हिसाब लगाना है, इसलिए फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। कौन सा यूज होगा, ये वाला। तो एम डिफाइन करने के लिए एम इज इक्वल टू कौन सा वाला होना है अपना, डब्ल्यू अपॉन एम। वी का क्या में यहाँ पे एम एल इंटू 1000। अब देखो, अब देखो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किसी चीज की कमी तो नहीं है। अपने माइंड से सोचो, जैसे मान लो किसी शादी में जा रहे हो तुम, सब हैं तुम्हारे पास, मान लिया कि तुम्हारे पास शूज नहीं है, तो क्या करोगे, पहले उसे लेके आओगे तभी तो शादी में जाओगे, या नंगे पैर जाओगे ऐसी शादी में। तो सीधी सी बात है, पहले हम हिसाब लगाते हैं कि क्या क्या चीज हमारे पास है, किस चीज की कमी है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसे लेके आएंगे। पहले समझ में आया, क्या करेंगे, उसे पहले लेके आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे वहां पे। तो देखो क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू है हमारे पास, सीधी सी बात है, एम को तो फाइंड करना है। ये है वीएमएल है, वीएमएल है ना, वीएमएल भी है हमारे पास। वीएमएल कितना हमारे पास, लीटर में आयतन, तो वीएमएल अपने पास कितना है, 450 ml है, सीधी सी बात है। तो ये भी अपने पास है, ये नहीं है। समझ में आया, ऐसे हिसाब लगाना है। स्मॉल एम नहीं है यहाँ पे, और स्मॉल एम का नाम क्या होता है, लॉन्ग नेम क्या होता है स्मॉल एम का, क्या होता है स्मॉल एम। एक चीज के लिए और यूज करते हैं, याद कीजिए आप, विलय के अणुभार के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, विलय के अणुभार के लिए। इसका मीन्स हमारे पास देखो, क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है, पहले आप शॉर्ट लॉन्ग नेम से शॉर्ट नेम में वैल्यू नोट करें, फिर आपके पास फॉर्मूला चेक करें कि कौन से में ये सब आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें अगर किसी चीज की कमी होगी तो पहले क्या करेंगे, हम वो उस चीज को लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, पहले विलय का अणुभार लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जिस चीज की कमी है ना, तो ये चेक कर लिया, ठीक है। ऐसे ही करना है, आपको नोट करना है, फिर फॉर्मूला देखना है, फिर फॉर्मूले से जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसमें चेक करना है किस चीज को लाना है। अगर कमी होगी तो पहले आप उसे लेके आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एम की कमी है ना, और एम का मीन्स क्या होता है, विलय का अणुभार, ठीक है। तो मैं ऐसे रफ कर दूं ना, चेक तो कर लिया हमने किस चीज की जरूरत है, फिर बाद में यूज करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। अणुभार क्या होता है, स्मॉल एम। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो अणुभार निकालने का जो तरीका है, मैंने एक वीडियो में पूरे में सिखाया आपको कैसे निकालना है। यहाँ पे क्या हमारा विलय क्या है, NaOH। तो अणुभार कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास है क्या कर दो, उसमें जितने भी अणु है सबको ऐड कर दो। यहाँ पे देखो क्या है, Na क्या है आपके पास, एक है, O एक है, H एक है। Na का भार लगा दो, यहाँ पे कितना होता है, O का कितना होता है 16, 23 होता है, 16 होता है, इसका 1 होता है। आप जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 14 ग्राम। अब देखो एम की वैल्यू आ गई। अब आपके पास जो भी चीजें चाहिए थी वो सब है अपने पास, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना, जैसे आप सोसाइटी में हिसाब लगाते हैं किस चीज की कमी है, फिर उसे लेके आओगे, फिर उसको हमको करोगे, सीधी बात है। ऐसे यहाँ पे अच्छे से हिसाब लगा करना है। अब लगा लें फॉर्मूला, जिसकी कमी थी ले आए हम उसे भी। अब करना हमें, अब लगाना फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू कितना, एम इंटू वी एम एल इंटू कितना 1000, रख दो वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हो गया। अब लगाओ यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का मीन्स होता है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चल रहा है। यहाँ पे देखो M की वैल्यू कितनी आई अपने पास, और इसकी कितनी है, कोई दिक्कत आपको, ये तो पता है, सीधी बात है। 0 से गया, इस 0 से एक और गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम 5 से काट देते हैं इसको, ये कटा 5 से एक बार कटा, और ये कितनी बार कटा, 9 बार कटा। या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज और कट रही है, ये 2 से कट रहे हैं ना दोनों, ये 2 से क्या बार कटा, और ये क्या बार कटा, 5 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो एम हो गया हमारा, तो ऊपर क्या क्या बचा हमारा, एक तो 1 बचा, और क्या बचा 5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, एंड 9 बचा, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा। अब क्या करें हम, आपको मालूम है कि यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया। कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार होगा ना। ये हो गया, कितना बचा अपने पास, अरे 14 बचा ना। फिर हमने कर लिया कितना, 40 हो गया। अब कितनी बार डिवाइड होगा यहाँ पे, अरे ये भी याद नहीं तुम्हें,
बताओ मुझे कितनी बार जाएगा? 18। सत्य कितने होते हैं? वेरी गुड, तुम्हारी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है। देखो याद रखना, कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए कितनी बार होगा? देखो एक चीज याद रखना, कैलकुलेशन, हाँ 7 बार जाएगा, लेकिन याद रखना कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए आपको सीधी सी बात है एकदम पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए? तो 1 से लेकर 20 तक क्या याद होनी चाहिए? वर्ग याद होने चाहिए। और 1 से लेके कम से कम 15 तक तो हमारे घन याद होने चाहिए, तब तुम्हारी के घन नहीं होता, उस क्यूब मीन्स उसी की उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करो, और वर्ग का मीन्स होता है उसी की उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कितनी बार जा रही है यहाँ पे? कितनी बार जा रही है? अरे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ना सिर्फ। और मैंने बोला कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपने कर ली तो बहुत कर लिया, तो आंसर आ गया अपना। समझ आ रहा है कैसे करना आपको? सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। देखो ऐसे, जैसे क्या करते हैं हम, हमें करना है कोई भी न्यूमेरिकल, ठीक है, तो लॉन्ग नेम और शॉर्ट नेम का स्टेप आपको मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे जो भी वैल्यू बोलेगा आपको लॉन्ग नेम में बोलेगा, आपको क्या करना है उसको शॉर्ट नेम में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लॉन्ग नेम में नहीं होता। देखो शॉर्ट नेम में है ना सब, तो शॉर्ट नेम में इसी बात है, शॉर्ट नेम में नोट डाउन करना है। लेकिन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हूँ इसलिए लॉन्ग नेम और शॉर्ट नेम दोनों एक साथ लिखे, तो आपको आपको कंफ्यूज ना हो। ये कर लिया, नोट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद क्या देखो, फिर उसके बाद देखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक ही चीज के कई कई फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पे कई फॉर्मूले फिर हम चेक कर लेंगे कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इनको सबको कोरिलेट करता हो। तो हमने चेक कर लिया, तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला कोरिलेट करता है, हमने ये फॉर्मूला नोट डाउन करा, फिर हमने चेक करा क्या इस फॉर्मूले में जो चीजें आती हैं किसी चीज की कमी तो नहीं है। हमने देखा एम की कमी थी, तो हम पहले एम लेकर आए, फिर हमने इसकी वैल्यू को लगाया और सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और आपने नोटिस की होगी यहाँ पे, जिसकी वैल्यू में डिफाइन करा दिया था ऑलरेडी, वो क्या था? पहले से अलग था, इसे अलग करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट तो समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है आपको, लॉन्ग नेम दे रखे होंगे यहाँ पे, देखो क्या दिया उसने, NaOH के उस भार को ज्ञात कीजिए, किसके? NaOH को, NaOH के निकालना ना। और NaOH किस में यूज होता है? विलय में यूज होता है, किसमें? विलय में यूज होता है ना। तो विलय, विलय के भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल w से। तो स्मॉल w को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है, जिससे 500 ml बिलियन की, 500 ml बिलियन, तो 500 ml बिलियन क्या हुआ? ये बिलियन का आयतन को तो बोल रहा है, और बिलियन के आयतन को किससे दिखाते हैं हम? b से। ये तो समझ में आ रही है ना? ये बात समझ आ रही है कि वो किस में दे रहा है? देखो लॉन्ग नेम में दे रहा है, आप शॉर्ट नेम में नोट डाउन कर रहे हैं। फिर उसने बोला है कि मोलरता m/5 हो जाए, तो मोलरता, मोलरता को शॉर्ट नेम में किससे दिखाते हैं हम? m से। तो सीधी सी बात है, m की वैल्यू किसने दी है? अब यहाँ पे देखो उसने m लिख रखा है, तो यहाँ पे m नहीं लिखते क्योंकि m की वैल्यू है ये, तो m इस साइड लिखते हैं, m को हटा देते हैं। जब m हटा देते हैं यहाँ पे क्या बचा? 1/5, ठीक है। तो क्या करना है, पहले शॉर्ट नेम का यूज करके आपको वैल्यू नोट डाउन करनी है। फिर उसके बाद जनरली एक हिसाब लगाना है आपको, जैसे आप लगाते हैं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सब आते हो, ठीक है। तो आपको पता है अभी मैंने 4 फॉर्मूले लिख के बताया था, वही फॉर्मूला कोरिलेट कर रहा है जो पहले कर रहा था। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो अब हमारा फॉर्मूला कौन सा है? m इज इक्वल टू W अपॉन m VmL इंटू 1000। फिर ये फॉर्मूला लगा के हम देखेंगे कि किसी चीज की कमी तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला पहले आप नोट डाउन करो वैल्यू को, फिर देखो कि कौन सा फॉर्मूला इन सबको कोरिलेट करता है, फिर उस फॉर्मूले को लिखने के बाद अब ये चेक करो कि किसी चीज की कमी तो नहीं है। तो देखो W उसको फाइंड आउट करा दिया वो, ठीक है। M दे रखा है उसने, V भी उसने दे रखा है, लेकिन M की कमी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? M लाना पड़ेगा। M क्या है? विलय तो है, ये विलय है ना। तो अभी अपनों ने फाइंड आउट किया था, ये क्या हो गया? विलय का अणुभार, और विलय का अणुभार NaOH का कितना आता है अभी फाइंड किया था हमने, ये आता है 40 ग्राम, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सब चीज हमारे पास है जो भी हमें चाहिए थी। या तो समझ आ गया? अब दूसरा पॉइंट देखो, पहले तो उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे हम, तो वो ऑलरेडी अलग ही था। यहाँ पे देखो फर्स्ट साइड में था ना, वो फर्स्ट साइड में था और अलग था। यहाँ पे देखो जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, वो सेकंड साइड में, ये तो सिखा रहा था मैं आपको कि क्या पे है, वो सेकंड साइड में, वो ऊपर है। तो कौन से कोरिलेट कर रहा है? थर्ड सेकंड रूल को है। तो क्या है ये? वन साइड ये होती है, सेकंड साइड ये होती है, तो क्या होगा? सेकंड साइड में और ऊपर है। तो मैंने बोला कि पहले क्या करना है आपको,
वैल्यू रख के अगर सॉल्व करोगे तो 100% मिस्टेक होने के चांस रहते हैं ज्यादा। तो आप क्या करो, पहले इसे अलग कर लो, अलग कर लो ना। तो मैंने बोला जो इसके साझे में, देखो यहाँ पे एम भी इसके साझे में जुड़ा हुआ है, वी भी इसके साझे में, 1000 भी इसके साझे में, तो इन सबको क्या कर दो, दूसरी साइड भेज दो, अलग कर दो। तो यहाँ पे क्या है, आपको मालूम है कि जब साइड चेंज होती है तो उल्टा हो जाता है, जो डिवाइड में होता है वो किस में पहुंचता है, मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में। तो यहाँ पे ये काय में पहुंचेंगे, डिवाइड में, ये तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में पहुंचेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये 1000 क्या है, डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में पहुंचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, देखो डब्लू अलग हो गया। पहला काम हमें यही करना है कि आप अगर सेकंड साइड में है कोई और ऊपर है, चाहे वो नीचे, उसे अलग करना है। तो अलग कर लिया हमने, ठीक है ना, अलग कर लिया। अब देखो क्या था हमारे यहाँ पे, जो भी इसमें डिवाइड में था मल्टीप्लाई में पहुंच गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में पहुंच गया। ये तो आप जानते हैं साइड चेंज होती है तो उल्टे हो जाते हैं। अब हम वैल्यूज की फाइंड कर सकते हैं। अब इसको चाहे ऐसे लिख दो, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, m इंटू स्मॉल m इंटू वी एम एल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 1000 अपना नीचे। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, m की वैल्यू कितनी है 1/5, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है अपना 1000। अब देखो यहाँ पे 5 से क्या होगा, ये 1 टाइम होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ पे देखो इस जीरो से, इस जीरो से और इस जीरो से, तो ऊपर क्या बचा हमारा 4 ही तो बचा, क्योंकि आप देखो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा 1 है, और यहाँ पे हमारा कितना है 4 है, और यहाँ पे भी कितना है हमारा 1 है, और यहाँ पे नीचे 1 है। 1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, वैल्यू वही रहती है। तो हमने क्या किया, अब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी कितना आएगा, भी मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो 4 आएगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 ही आएगा। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया 4 ग्राम। समझ आ गया, बस ऐसे करते हैं। अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना है आपको, नोट डाउन करके करना है। न्यूमेरिकल तो और इजी होते हैं, नोट करो इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन तो समझ में आ गए ना दोनों। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है। इसका मीन्स क्या हुआ, आपके पास दो चीजें हैं। यहाँ पे देखो एक तो है अपने पास जल, जल, और एक है ग्लूकोज। मैंने क्या बोला, कभी भी जल का नाम आएगा तो सीधी सी बात है, जल क्या होता है हमेशा विलायक होता है, क्योंकि यूनिवर्सल विलायक होता है जल, सबसे अच्छा विलायक। तो जल क्या हुआ विलायक। और आपको पता है कि आप जो पढ़ते हैं उसमें एक विलय पढ़ते हैं और एक विलायक पढ़ते हैं। अगर आपको विलायक का पता चल गया तो विलायक विलय का भी पता चल जाएगा। सीधी बात, हमारे पास दो है, एक का पता चल गया कि ये क्या है विलायक है, तो हमें कंफर्म है कि दूसरा विलय ही होगा। या एक विलय का पता चल जाए तो आपको कंफर्म हो जाएगा दूसरा विलायक ही होगा। तो आपको पता है जल तो क्या होगा विलायक होगा यहाँ पे, तो ग्लूकोज क्या हुआ विलय हुआ। क्लियर है ना, क्योंकि दो ही हैं आपके पास, विलय और विलायक। हमने जल को, हमें पता है कि हमेशा ये किस में यूज होता है विलायक में, तो ग्लूकोज क्या हो गया विलय हो गया। एक बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या बोला उसने, बिलियन का 10% डब्ल्यू अपन डब्ल्यू। देखो इसको सीखेंगे डब्ल्यू अपन डब्ल्यू क्या चीज होती है। मैंने बोला था क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा आपको। डब्ल्यू अपन डब्ल्यू का मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है पहली बात तो ये, इसको इस तरह से नोट डाउन कर लो, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। ये क्या होती है, ये होती है बिलियन की प्रतिशतता। क्या है ये बिलियन की प्रतिशतता, लेकिन काय में दे रखी है भार अपन भार में। इसका मतलब भार में, ठीक है, भार अपन भार में दे रखी है। बिलियन की ये परसेंटेज है, वो किस चीज में दे रखी है, ये तुम्हें पता, ऊपर भी भार है और नीचे भी भार है, तो भार में दे रखी है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे आप कभी भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो परसेंटेज का साइन हट गया। देखो बुक्स में क्या होता है, बुक्स में हमेशा लिखा होता है दोनों सेम डब्ल्यू बनाते हैं, लेकिन अपने क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर कर देंगे अपने, जो याद रहे अच्छे से। ऊपर वाले को कर लेंगे हम स्मॉल डब्ल्यू और नीचे वाले को कर लेंगे कैपिटल डब्ल्यू। अब हमें पता रहेगा ऊपर वाला क्या है हमारा विलय का भार, क्योंकि ऊपर क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू किसे दिखाता है विलय के भार को। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, समझो विलायक यूज नहीं होता इसमें, क्योंकि यहाँ पे किसका नाम आ रहा है, इसके यहाँ पे आ रहा है बिलियन की प्रतिशतता, तो आपको बिलियन लेना ना कि विलायक। एक तो क्लियर है, सीधी सी बात है, विलय तो आएगा ही, क्योंकि ना विलय होगा तो बिलियन ही नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो विलय तो कंफर्म है कि विलय तो आएगा आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, परसेंटेज किसकी निकालने हैं आप
बिलियन की, तो बिलियन भी आएगा। बातें क्लियर है ना? यहाँ पे विलायक का यूज नहीं होता, ये याद रखना। परसेंटेज में किसका यूज नहीं होता? विलायक का यूज नहीं होता। यहाँ पे ओनली किसका यूज होता है? विलय और बिलियन का। अब आप बताओ, अब हम ये भी है कि हमें ये भी कंफ्यूज हो सकता है कि यार ऊपर हमारा विलय होगा या नीचे। तो याद करने का आसान तरीका है, जब भी आप किसी चीज को घोलते हैं विलय को, तो हमेशा ऊपर से तो डालते हैं, ऊपर से डालते हैं ना। तो ध्यान रखना ऊपर क्या होगा? विलय को हमेशा ऊपर से ही डालते हैं किसी चीज में घोलने के लिए, इसलिए विलय ऊपर ही होगा। ऐसा कंफ्यूज हो सकता है कि यार विलय ऊपर होगा या बिलियन ऊपर होगा, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि विलय को जब भी हम घोलते हैं तो ऊपर से ही तो डालते हैं। किसी बाल्टी में पानी में घोलना आपको, तो ऐसा करते हैं आप तली में उसकी छेद करते हैं तो नीचे डालते हैं विलय को, अरे ऊपर से तो डालते हैं। तो सीधी सी बात है, ऊपर क्या आएगा? ऊपर हमेशा विलय ही आएगा, नीचे बिलियन आएगा। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया। देखो इसे इस स्टाइल से निकालते हैं हम। ऐसे नोट डाउन किया, परसेंटेज का साइन हटाया, 100 लिख लिया, हमने ये कर दिया। ऊपर क्या होता है हमारा विलय का भार। तो हमें क्या चीज मिली यहाँ पे? एक तो हमें स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई। स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है आपको पता है? विलय का भार। विलय भार, विलय भार कितना मिल गया आपको? आपको पता है, अरे आमने सामने वाले हैं ये, 10 ग्राम। क्या मिला आपको? 10 ग्राम। नीचे क्या है? बिलियन का भार। तो बिलियन का भार कितना मिला आपको? बिलियन का भार, बिलियन का भार कितना है आपके पास? 100 ग्राम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कैपिटल डब्ल्यू से शो कर दूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने पहली लाइन नोट कर ली। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा बिलियन की मोलरता निकाल ली है। मोलरता किसका शॉर्ट नेम है? एम का। तो आपको क्या डिफाइन करना है? एम को डिफाइन करना है। और उसने क्या बोला? बिलियन का घनत्व दे रखा है उसने। घनत्व शो करते हैं किससे? रो से, या डी से भी शो कर देते हैं। डेंसिटी होता है, डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी मींस होता है घनत्व। तो ठीक है, डी से शो कर दो, आपको अच्छा रहेगा। डेंसिटी होता है घनत्व, और उसका शॉर्ट नेम क्या हो गया? डी हो गया। तो यहाँ पे डी से शो कर सकते हैं आप। कितना हो गया? 1.2 ग्राम पर एम एल। यहाँ पे ये चीज दे रखी है, ठीक है, हमने नोट कर लिया। अब आपको क्या देखना है? मैंने बोला आप सबसे पहले वैल्यू को नोट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो कोरिलेट करता है। कौन सा फॉर्मूला कोरिलेट करता है आपको मालूम है? यहाँ पे मालूम है स्मॉल डब्ल्यू वाले ही कर रहा है कोरिलेट। कौन सा वाला कर रहा है? चारों फॉर्मूले लिखा है ना, आप नोट कर लेना, उसी से चेक करते रहना सब सवालों को कौन सा कोरिलेट करता है, जब तक हम इसके मोलरता के सवाल कर रहे हैं। तो कौन सा कोरिलेट कर रहा है हमें मालूम है, हमने चेक किया था। यहाँ पे भी स्मॉल डब्ल्यू वाला कोरिलेट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए घनत्व अगर हमारे किस में, घनत्व अगर एमएल में है तो आयतन भी एमएल में होगा। हाँ, डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी मींस घनत्व होता है। यहाँ तो समझ आ गया। तो क्या होगा? एमएल वाला कंफर्म होगा। सीधी बात है, याद रखना, अगर घनत्व हमारे किस में? एमएल में, तो आयतन भी किस में आएगा? एमएल में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो लगा ले हम फॉर्मूला। फॉर्मूला लगा के हम क्या चेक करते हैं? याद करो, किसी चीज की कमी तो नहीं है। अब देखो यहाँ तो कमी ही कमी है, ध्यान से देखो, करने का तरीका बिल्कुल सेम यही होना चाहिए। किस चीज की कमी है यहाँ पे? देखो यहाँ पे तो हमारे पास बी भी नहीं है और हमारे पास स्मॉल एम भी नहीं है। यहाँ पे तो दो की कमी है, दो की कमी है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है उसने? ग्लूकोज दे रखा है। तो आपको मालूम है ग्लूकोज के फॉर्मूले से आप क्या डिफाइन कर लेंगे? एम। और वी किससे डिफाइन करेंगे? घनत्व। ठीक है, करने का तरीका पता चल गया ना। नोट डाउन करो, नोट डाउन करके देखो क्वेश्चन देखो कोरिलेट करता है। कोरिलेट के बाद ये देखो किस किस चीज की कमी है, तो पहले आप उसको लेके आओगे, उसके बाद सॉल्यूशन करोगे। तो चेक कर लिया, इसे रफ कर दूं ना, चेक करने के लिए तो लिखते हैं पहले, फिर हम जो चीज की कमी होती है उसे लाते हैं, फिर फाइनली रख के सॉल्व कर देते हैं। तो क्या चाहिए हमें? एम नहीं अपने पास और वी एम एल नहीं अपने पास। तो हम क्या करेंगे? पहले एम को वी एम एल को लेके आएंगे तो सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो एम तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। यहाँ पे होता है हमारे क्या मिले? ग्लूकोज। कितना है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो मैंने बताया था, एक वीडियो में बताया था मैंने कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। सीधी बात है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो सी को, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? इससे मल्टीप्लाई कर दो, और ऑक्सीजन कितने हैं? तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या कर दो? इनकी वैल्यू रख दो। और आप टेंशन मत लेना, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ ने ऐसे करके ब्रैकेट दे रखा होता है और इसकी वैल्यू सबकी यहाँ पे लिखी होती है, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू लिखी होती है, बस ये करना आना चाहिए आपसे, ये करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे सी है ना, उसने दे रखा होगा सी कितना होता है, और यहाँ पे कितना है 12 है, एच कितना है ये भी दे रखा होगा उसने, और ये भी आपको दे रखा होगा, ये होता है ना।
आप जब डिफाइन करते हैं, आप तो कैलकुलेट करके डिफाइन करना, मुझे तो पता है इसका आता 180, ठीक है 180। तो स्मॉल m की वैल्यू मिल गई आपको। तो हमारे क्या है ये ग्लूकोज ये होता है ना अपना, तो हमारा m क्या हुआ यहाँ पे, m हुआ हमारा 180। अभी भी किसी की कमी और है, याद करो, v की कमी है ना, v की कमी है। तो सीधी सी बात है, v की कमी देखो कैसे डिफाइन करते हैं। एक चीज याद रखना कि कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन कर रहे थे हम, तो उसमें वैल्यू डायरेक्ट दे रखी होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इन क्वेश्चनों को बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। बोर्ड में आएगा तो ये 1 नंबर का नहीं आता, पहले वाले जो क्वेश्चन करे थे वो 1 नंबर के आते हैं, ये 1 नंबर का नहीं आता, ये 2 या 3 नंबर में आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो क्या होता है, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा मार्क के आते हैं। मालूम है कैसे? इनडायरेक्ट का मीन्स क्या होता है? इनडायरेक्ट का मीन्स है, मान लो कि किसी ने, किसी को कपड़े लाने, ठीक है, कपड़े लाने किसी को, तो किसी ने कपड़े लाकर तो नहीं दिए, उसे पैसे दे दिए। समझ रहे हो क्या कह रहे हो मैं? कपड़े तो नहीं दिए, पैसे दे दिए। तो इसका मीन्स ये हुआ कि उसने वो काम किया तो नहीं, लेकिन उस काम को करने का रास्ता तो बता दिया कि आप क्या करो, पैसे लो और लेके आओ। तो उसने यहाँ पे क्या नहीं दिया था, उसने एम नहीं दिया था, लेकिन एम को निकालने का रास्ता तो दिया था। अरे क्या हुआ, ये कपड़े नहीं लाके दिए तो सीधी सी बात है, पैसे तो दे दिए, तो कपड़े लाने का रास्ता तो बता दिया उसने। बिल्कुल सेम इनडायरेक्ट में ये होता है कि उसने ग्लूकोज एम नहीं दिया, लेकिन एम को डिफाइन करने के लिए बोल दिया ग्लूकोज, रास्ता तो बता दिया। यहाँ पे उसने क्या किया, वी नहीं दिया, लेकिन वी को डिफाइन करने के लिए रास्ता बता दिया, आपके पास घनत्व दे दिया। तो आपके पास क्या है, घनत्व भी है और बिलियन का भार भी है। तो इसमें कॉरिलेट करते हैं, देखो कॉरिलेट कैसे करते हैं। कॉरिलेट होता है इसमें d इज इक्वल टू होता है हमारा W, यहाँ पे ले लो आप, W अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, V हो गया, ठीक है। आपको क्या डिफाइन करना है, आपको B डिफाइन करना है। मैंने पहले बोला था कौन से रूल को फॉलो कर जाइए, दूसरी साइड है नीचे, तो इसमें क्या करते थे, एक्सचेंज कर दो, तो V को इधर ले आओ क्योंकि B चाहिए हमें, और W यहाँ पे कितना हो गया, डेंसिटी नीचे आ जाएगी D। समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू कितनी है इसकी, W की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 100, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, घनत्व की 1.2। यहाँ पे क्या करो, इसको 0 कर दिया। अब क्या करो, डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करना तो सबसे आता है, डिवाइड करना सबसे आता है, कितने टाइम जाएगा ये, 100 में करो पहले, 100 में करो। अगर ऐसे भी नहीं होता तो सीधी सी बात है, वहां पे एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने किया कैसे। अगर ऐसे डिवाइड नहीं होता तो बच्चों वाली कर दो, कैसे कर दो, जैसे बच्चे करते हैं। अरे ऐसे तो कर ही सकते हो सब, सीधी सी बात है, वहां पे एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने डायरेक्टली डिवाइड किया हुआ है या इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, उससे तो आंसर से मतलब है। तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो मैं बच्चों वाली सिखाता हूँ आज कैसे करना आपको। इसमें कंफ्यूज होता है, आप इससे तो कर ही सकते हैं। किसमें डिवाइड कर सकते हैं आप, 100 में कितने टाइम्स होगा, 8 बार होगा ना, 12 कितना होता है, 96 होता है। कितना बचा यहाँ पे, 4, 0 क्या नोट डाउन कर लिया, कितनी बार जाएगा, कितने, 12 दिया, 3 बार जाएगा ना पक्का। यहाँ पे हो गया, कितना बचा यहाँ पे, फिर 4 बचा ना। फिर इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स क्या होगा, यहाँ पे फिर वो हो गया, फिर वही आएगा देखो 3। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, फिर आपका क्या होगा, 4 ही आएगा। फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट 0 बढ़ा लिया, फिर आपका इतना ही आएगा, तो इसका मीन्स 3 आएगा। तो आंसर ही आ गया अपना। तो यहाँ पे देखो हमारा v कितना आ गया, यहाँ पे v कितना आ गया, v आ गया हमारा 83.33। याद रखना, यहाँ पे अगर ये ml में दे रखा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये ml में ही आएगा। तो ये ml में आएगा, और मैं बताऊंगा अभी कैसे, देखो मात्रा कैसे कट जाते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा उसको भी। यहाँ पे हो गया हमारे पास v भी आ गया ना, देखो अब हमारे पास सब चीज आ चुकी है। क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है, पहले आप नोट डाउन करो उसको, फिर देखो कौन से फॉर्मूले में कोरिलेट करते हैं, फिर फॉर्मूला लिख के आप ये चेक करो कि किसी चीज की कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो सीधी बात है, आप लेकर आओ, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करके आंसर सॉल्व करो। यहाँ तो समझ आ रहा है। और इनडायरेक्ट का मीन्स मैंने समझा दिया अच्छे से। इनडायरेक्ट का मीन्स ये होता है कि उसने वो वैल्यू दे नहीं रखी होती, लेकिन उसे डिफाइन करने के लिए रास्ता दे रखा होता है। जैसे यहाँ पे उसने वी नहीं दे रखा था, लेकिन वी को डिफाइन करने के लिए घनत्व और भार विलयन का दे रखा था, ठीक है। जैसे उसने एम नहीं दे रखा था, लेकिन एम को डिफाइन करने के लिए उसने ग्लूकोज बोला था, रास्ता उसने दिखाया था। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब तो वैल्यू पुट करनी है, बस कर दो आप। क्या था हमारा, एम इज इक्वल टू कितना था, एम वी कितना था अपना, इंटू कितना था। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लगा दो यहाँ पे। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है,
स्मॉल डब्ल्यू की, और यहाँ पे डिफाइन तो की हमने 10 है, और यहाँ पे मैंने बोला ये ऊपर की मल्टीप्लाई में तो होता है, और यहाँ पे कितना एम कितना है इसका 180, और यहाँ पे वी कितना किया आपने 33 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, इससे एक 0 गया। ठीक, अब किससे जा सकता है, अब जा सकता है ये 2 से, तो डिवाइड होता ही है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, देखो ये, और ये भी क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो गया, अरे डिवाइड हो गया ना, यहाँ पे कितना है, अब डिवाइड होता है किसी से, अब डिवाइड नहीं हो रहा, देखो नहीं हो रहा ना, जब डिवाइड नहीं हुआ करे तो आप क्या कर लो, यहाँ पे कितना अपना 100, और यहाँ पे कितना है 9 इंटू यहाँ पे कितना है 83.33। अब क्या करेंगे, डिवाइड तो कर ही देंगे आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डिवाइड तो कर ही देंगे, क्या करो आप ऐसे कर दो, और इसके लिए कितने कर दो, 2 0 यहाँ पे एंटर कर दो, और आपको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्या था हमारा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ये था इनडायरेक्ट क्वेश्चन। समझ में आया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे रखी होती, लेकिन उस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए उसने रास्ता बताया हुआ होता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें किसी और फॉर्मूले का भी यूज करना पड़ सकता है, जैसे यहाँ पे डेंसिटी वाले फॉर्मूले का यूज हमने किया था। समझ आ गया, ठीक है, बोर्ड में याद रखना, ये बोर्ड में 1 मार्क का नहीं आता है, 2 या 3 मार्क का आता है क्वेश्चन, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आती है 100%, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, नोट करो इस